नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो SOL BA प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में हैं और उनका सब्जेक्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कला का परिचय। जहां आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 मूर्तिकला एवं चित्रकला के पार्ट 2 पर हम चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि मूर्तिकला से संबंधित शिल्प शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, शिल्प शास्त्रीय परंपरा क्या है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि श्रेणीवाद से हम क्या समझते हैं और सांची के स्तूप की संरचनात्मक विशेषताएं क्या थीं। आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस चैप्टर से कई बार आता है कि मूर्तिकला की मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती शैली क्या है और इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम मथुरा शैली की बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो इसकी पहले पार्ट 1 की वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी शैली की, चाहे वो मथुरा शैली हो, चाहे वो गांधार शैली हो, चाहे वो अमरावती शैली हो, तो हम पहले ये पढ़ेंगे कि उस शैली को संरक्षण किसने दिया। क्योंकि अगर राजनीति द्वारा किसी भी कला को संरक्षण नहीं दिया गया तो कला तो धूमिल हो ही जाएगी। तो सबसे पहले हम राजवंश पढ़ेंगे, किन किन राजाओं ने उस शैली को संरक्षण किया। फिर हम ये देखेंगे उस शैली में किन किन देवताओं की स्तुति की गई, किन किन व्यक्तियों से उसका संबंध रहा। इसके साथ साथ फिर हम ये पढ़ेंगे कि किस शैली में मूर्तियों की विशेषताएं कैसी थीं, उसका रंग कैसा था, चेहरे की बनावट कैसी थी। इस टाइप की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा की। तो मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और साथ साथ हिंदू धर्म, तीनों धर्मों से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं। तो मथुरा की बात की जाए तो मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ये प्राचीन नगरों की श्रेणी में आता है। इतिहास में इसकी खोज 6ठी सदी ईसा पूर्व से भी लंबे समय से पहले की जा सकती है। जहाँ हम राजवंश की बात करें तो जहाँ ये पहले सूरसेन जनपद की राजधानी बनी, कौन? मथुरा। फिर आगे चलकर नंद वंश और मौर्य वंश के अंतर्गत ये मगध यानी कि मगध साम्राज्य के नियंत्रण में आ गई। इसके पश्चात शुंग वंश के अंतर्गत मथुरा एक बहुत समृद्ध नगर था, जैसा कि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में इसका वर्णन भी किया है। आगे चलकर स्थानीय सरदारों, मित्र और दत्तों का यहाँ पर नियंत्रण रहा। समय बीतता है और प्रथम सदी ईसा पूर्व के मध्य में मथुरा पर शक राजाओं का शासन आया। इसके बाद राजुल और उसके पुत्र शादेश का शासन आया। फिर कुषाण वंश, खासतौर पर कुषाण वंश का राजा जो कनिष्क था, उसने मथुरा को अपनी पूर्वी राजधानी बनाया। तो इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से मथुरा पर किसी एक शासक नहीं बल्कि समय बीतने के साथ साथ विभिन्न वंश के शासकों ने अपना अपना शासन किया है। इसी वजह से मथुरा जो शैली है वो विभिन्नताओं भरी रही है, क्योंकि हर शासक ने अपने अपने स्तर पर मथुरा की वास्तुकला, मथुरा की शिल्पकला, मथुरा की मूर्तिकला में अपना अपना योगदान दिया है। तो दूसरी सदी ईसा पूर्व तक मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर केंद्र के रूप में उभर चुकी थी। यहाँ के लोग विभिन्न धार्मिक विश्वासों पर विश्वास करते थे। कुछ लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, कुछ जैन धर्म को फॉलो करते थे, कोई शैव धर्म को मानता था, कोई वैष्णव धर्म को मानता था, कोई नाग संप्रदाय को मानता था। तो इस प्रकार से जब इतनी सारी विभिन्नताएं होंगी तो उतनी ही वहाँ की क्या होंगी, स्थापत्य कला में भी विभिन्नताएं होंगी, मूर्तियों में भी विभिन्नताएं होंगी, मंदिरों के निर्माण में भी विभिन्नताएं होंगी। तो जब हम बात करते हैं पहली और दूसरी शताब्दी की, फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी की, तो यहाँ इस समय कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का शासन था जिसमें राजा कनिष्क था। तो इस कनिष्क के शासन काल में विष्णु के भागवत संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ और आज भी हम मथुरा की जब हम बात करते हैं तो मथुरा को भागवत धर्म के रूप में ही जाना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनके अवतारों की बात की जाती है। तो ऐसे में जिस शैली का विकास हुआ इसमें बड़े पैमाने पर जो यक्ष और यक्षिणी थी, यक्ष और यक्षिणी क्या है ये बात हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, ये स्थानीय देवता होते हैं। तो इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां तराशी गईं। शुंग वंश के शासनकाल में बौद्ध मंदिरों का निर्माण, जैसे कि बोधि वृक्ष, चक्र, इन सभी के प्रतीकों के माध्यम से देवताओं की पूजा जारी रही। आगे चलकर जैन और बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी मथुरा में करवाया गया, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मथुरा की कला की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसमें बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों ही धार्मिक स्वरूपों की संरचनाएं हमें मिली हैं।
प्रमुख बौद्ध स्थलों की बात की जाए तो प्रमुख बौद्ध स्थल हैं यहाँ पे कटरा का केशव देव, जमालपुर चौबारा, भूतेश्वर, पालीखेड़ा, महोली और गोविंदगढ़, ये प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। जिसमें सबसे फेमस है कंकाली टीला। कंकाली टीला जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसके साथ साथ सोनख में जितने भी अवशेष मिले हैं वो नाग संप्रदाय से संबंधित हैं। मथुरा कला का जो प्रभाव है वो उत्तर भारत में पूरे में फैला हुआ है, जिसके नमूने हमें उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कौशाम्बी, बिहार में बोधगया, राजगृह, एमपी में सांची, बंगाल में चंद्रकेतुगढ़, गुजरात में वड़नगर, पाकिस्तान में तक्षशिला तक मथुरा शैली फैली हुई है। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि मथुरा शैली को किन किन राजाओं का संरक्षण मिला, और अब हमने ये पढ़ा कि मथुरा शैली की सीमाएं कहाँ तक फैली हुई हैं। अब हम बात करते हैं मथुरा की कुछ मूर्तियों की। मथुरा स्कूल की मूर्तियों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनमें जो आकृतियाँ हैं इनकी असंख्य मुद्राएँ हैं, जिसमें से अंडाकार मुद्राएँ हैं, गोल चेहरा है, खुली आँखें हैं, मोटे होठ हैं, नाक बहुत नुकीली सी है और पूर्ण शरीर को दर्शाया गया है। जो नारी प्रतिमाएं हैं, नारी प्रतिमाओं में जो स्तन हैं वो भारी और गोल दिखाए गए हैं, कमर को संकीर्ण यानी कि पतली कमर दिखाई गई है और नितंब चौड़े दिखाए गए हैं। यानी कि जो महिलाओं की मूर्ति नारी प्रतिमाएं हैं ये प्रतिमाएं काम उत्तेजक रूप से दिखाई गई हैं। नर्त प्रतिमाओं को वी आकार से दिखाया गया है। प्रतिमाओं को पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट और चिपकी हुई धोती पहने हुए दिखाया गया है और अपने अपने उस पर कंधे पर अंगोछा रखे हुए दिखाया गया है। देव प्रतिमाओं को अभय मुद्रा में एक हाथ ऊपर उठाकर दिखाया गया है, यानी कि देवता जितने भी वो एक हाथ ऊपर करके आशीर्वाद टाइप से दे रहे हैं और दूसरा हाथ कमर पर रखा हुआ है। तो इस टाइप की जब भी आप कभी मूर्तियां देखें तो आप समझ जाइए मथुरा शैली है। इसके अलावा पौधे, पत्तियां, पक्षी और पशुओं को भी इसमें दिखाया गया है। ये मैंने हाईलाइट कर रखा ऑलरेडी, ये आप अपने आंसर में जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जब मथुरा शैली आएगी तो क्या बताएंगे? मथुरा शैली में फिर हेडिंग बनाएंगे क्या कि राजवंशों का योगदान। फिर आप क्या बताओगे? मथुरा कला कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, जिसमें जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म की बात बताओगे। अब मथुरा स्कूल की जो मूर्तियाँ होंगी उनके बारे में आप बताओगे। मथुरा स्कूल की जो मूर्तियाँ हैं उसमें असंख्य मुद्राएं हैं, गोल चेहरे हैं, खुली आंखें हैं, मोटे होठ हैं, नाक बहुत नुकीली है, पूरे शरीर को दिखाया गया है। महिलाओं के गोल स्तन हैं, संकीर्ण कमर हैं, चौड़े नितंब हैं, यानी कि उन्हें उत्तेजक रूप में दिखाया गया है, थोड़ा सा काम उत्तेजक रूप में। और जो नर हैं उन्हें वी आकार के धड़ से दिखाया गया है, चिपकी हुई धोती पहने हुए हैं। आगे इनके चित्र भी दिए हुए हैं। तो मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जितने भी, ये तो बात होगी मूर्तियों की, जितने भी बुद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं उसमें असंख्य चीज़ें हमें मिली हैं। दान अभिलेखों के बारे में पता चला है, बुद्ध की प्रतिमाएं बहुत सारी हमें मिली हैं, जिससे मथुरा शैली के ज्ञान में बहुत ज़्यादा योगदान मिलता है। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में जो ये सारी चीज़ें मिली हैं उसमें ये बताया गया है कि जितने भी बौद्ध धर्म में उपदेश देते थे, जितने भी आचार्य थे, उनके सुख सुविधाओं के लिए बड़े बड़े विहारों का निर्माण किया गया था। जैसे कि कटरा से जो हमें पता चला है उसमें बुद्ध की मूर्तियाँ हैं जो ध्यान में लगी हुई हैं, यानी कि ध्यान वाले मुद्रा में बैठी हुई है, जिसमें सभी प्राणियों के कल्याण के सुख के लिए समर्पित की गई है ये मूर्ति। बड़ी संख्या में बुद्धों की जो मूर्तियाँ मिली वो महायान से संबंधित हैं। देखिए बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान बुद्ध के उपदेशों में पूजा करते थे, लेकिन महायानों ने बुद्ध की मूर्तियों के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। ये साधारणतः अपने त्याग में ध्यानी बुद्ध को रखते थे, यानी कि जितनी मूर्तियां बनाई गई महायानों ने उसमें ज़्यादातर ऐसी बनाई गई कि बुद्ध को ध्यान यानी कि तपस्या करते हुए दिखाया गया है। अपनी अपनी मुद्राओं, विशेषताओं और वाहन के आधार पर देवताओं को पहचान को मूर्ति वैज्ञानिक लक्षण कहा जाता है। यानी कि जब हम मूर्ति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी जो मूर्ति है वो किस मुद्रा में बैठी हुई है, उसका आकार कैसा है, वो किस देवता से संबंधित है। जब हम सबका अध्ययन करते हैं तो ये मूर्ति वैज्ञानिक कला कहलाती है। और मथुरा कला की तो अपनी एक अलग ही विशेषताएं हैं जो मौर्य शासन के बाद धार्मिक वातावरण को दिखाती भी है। ये भक्ति पर भी संबंधित है और धर्म से भी संबंधित है। यहाँ पर शिव की प्रतिमाएं भी हमें बड़ी संख्या में मिली हैं, जिसमें कुछ शिव की जो संबंधित मूर्तियाँ हैं वो एक मुखी लिंग है, तो किसी किसी में चार मुखी लिंग हैं। लिंग के चारों ओर शिव जी के चार मुखों में से सबकी चीज़ें दर्शाई गई हैं। विष्णु जी की बात की जाए तो विष्णु जी का पंचरात्र संप्रदाय यहाँ बनाई जाने वाली असंख्य प्रतिमाएं यहाँ दिखाती हैं। जैसे कि चतुर्व्यूह विष्णु जी को दिखाया गया है, वासुदेव के रूप में दिखाया गया है विष्णु जी को, बलराम को भी दिखाया गया है, कृष्ण और बलराम दोनों को दिखाया गया है एक साथ कई जगह, विष्णु के अवतार बताए गए हैं सब चीज़ों को। तो ये सब किससे? विष्णु जी से संबंधित हैं। धन की देवी लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है यहाँ पर मथुरा में, और
समृद्धि के देवता कुबेर से संबंधित भी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। कहाँ पर? मथुरा शैली में। इसके अलावा भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित मूर्तियाँ भी यहाँ पर दर्शाई गई हैं। मथुरा कला की अत्यधिक विशेषता ये है कि यहाँ पर गोल गोल क्या होंगे? स्तंभ होंगे, रोलिंग स्तंभ होंगे, बड़े बड़े तोरण द्वार होंगे, नर और नारी की बहुत सारी प्रतिमाएं होंगी जो कि सीधे झरनों के बीच नहाने, तलवार, गेंद और बच्चों के साथ खेलते हुए, पूजा की टोकरी ढोती हुई महिलाएं, दीपक जलाती हुई महिलाएं, कमरबंद बांधने जैसी महिलाएं, प्याले से पानी पीने जैसी गतिविधियां, बहुत सारी ऐसी मूर्तियों में दिखाया गया है। कुछ मूर्तियां ऐसी भी हैं जिसमें जो बौने आकार की हैं, कमल पर खड़ी हुई हैं या झुकी हुई हैं। ये प्रतिमाएं अंदर से आकारों को दिखाने वाली पारदर्शी धोती, भारी कमरबंद और मेखला, चूड़ी, नुपुर और कंगन जैसी कई चीज़ें पहनी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग किन किन चीज़ों की उपासना करते हैं और वहाँ की संस्कृति किन प्रकार से प्रभावित है। जैसे कि वहाँ पर एक शालभंजिका की मूर्ति मिली है जो कि शुभ का प्रतीक मानी जाती है कि इसके छूने से ही वृक्षों में फूल खिल उठते हैं। तो मथुरा कला की अपनी एक अलग विशेषता है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है। वहाँ के बर्तनों में दान एवं अर्पण, अनुष्ठानिक प्रसाद के लिए जल रखा जाता था। जैसे कि हमारे जब पूजा होती है तो लोटे में जल रखा जाता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर भी दिखाई गई हैं। बहुत सारे ग्रंथों में हमें इस सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो मथुरा शैली की विशेषता क्या है भाई? मथुरा शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। फिर इसकी मूर्ति कला के बारे में बताओगे और शासक वंश के बारे में बताओगे। ये चीज़ यहीं पर फिनिश हो जाती है। आगे चैप्टर देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र भी बताए गए हैं। आगे चैप्टर में मूर्ति कला की गांधार शैली का वर्णन किया गया है। तो मूर्ति कला की अगर मथुरा शैली आएगी तो आप कर देंगे। अब देखिए गांधार शैली क्या है। ये माना गया है गांधार शैली जो आई है ये बाहर से आई है मूर्ति कला की, ये ग्रीक शैली है। तो आज का पेशावर है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के जो निकट हैं और पंजाब की जो सीमाएं हैं, इन सभी क्षेत्रों में गांधार शैली का विकास हुआ। ये माना जाता है जब यूनानी का आक्रमण हुआ हमारे ऊपर तब गांधार शैली का विकास हुआ, इसलिए हम इसे ग्रीक शैली भी कहते हैं और गांधार शैली भी कहते हैं। जब हम गांधार शैली की बात करेंगे तो पहला क्या बताएंगे? इस पर तो बाहरी प्रभाव है, इस पर तो यूनानी लोगों का प्रभाव है। इसके अलावा इसमें नीले धूसर रंग का प्रयोग किया गया है, मिट्टी और प्लास्टर का यूज़ किया गया है। जब मथुरा शैली की बात करते हैं तो उसमें क्या यूज़ किया गया था भाई? उसमें चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया था, जबकि इसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया है? नीले धूसर रंग और मिट्टी और प्लास्टर का यूज़ किया गया है। इसमें ज़्यादातर ना मुख्य देवता बौद्ध हैं, जबकि वहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध दोनों थे। गांधार शैली को कुषाण राजाओं का संरक्षण मिलेगा और मथुरा को भी मिलेगा। तो देखिए किताब किस प्रकार से कहती है, तो हो गए बेसिक पॉइंट, यानी कि बेसिक हेडिंग आप बना बना के लिखोगे। तो गांधार शैली का जो हम टाइम पीरियड मानते हैं तो ये प्रथम शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक मानते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में फैली। इस स्कूल की कला गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था वो इस क्षेत्र के साम्राज्य बैक्ट्रिया साम्राज्य, कपिशा साम्राज्य, स्वात और गांधार थे। गांधार अपने एक महाजनपद था। गांधार स्कूल की सबसे बड़ी बात क्या थी? यहाँ पर जो सामग्रियाँ यूज़ की गई वो धातु थी, यानी कि मेटल यूज़ किया गया था। आगे चलकर बड़े पैमाने पर सोने का ही प्रयोग किया गया था। यहाँ की जो चट्टानें वो नीले और धूसरी रंग की हैं, सलेटी कलर की हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो शरीर की शैली है ये आप देख सकते हैं चित्र में, लहरदार कपड़े होंगे। जहाँ पर ये प्रकार की शैली मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये गांधार शैली है। तो पूरी मानव आकृति होगी। प्राय ये जवान और मजबूत शरीर दिखाए जाएंगे, इसमें चौकोर सा धड़ दिखाया जाएगा और लहरदार कपड़े होंगे। ये गांधार शैली की क्या है? पहचान है। इसके साथ साथ गांधार जो शैली है ये हेलेनिस्टिक, रोमन, ईरानी और देशी कला का मिश्रण है। देखिए जब मथुरा शैली की बात करेंगे तो कैसी थी? देशी, और ये कैसी है? बाहरी। गांधार शैली सृजनात्मक है। ये रोम से संबंधित है, मृत्यु संबंधी कला से संबंधित है। इसमें दैविक विशेषताएं हैं और बड़े पैमाने पर मूर्तियों का श्रृंगार भी किया गया है। ये सब चीज़ें ईरान से ली गई हैं। इस स्कूल की जो मूर्ति कलाएँ हैं वो मूर्ति वैज्ञानिक प्रणाली और योजना के साथ हम समझ सकते हैं। यहाँ की रचना, मूर्तियों की आकृति की मुद्रा, बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं वो सब मूर्तिकार ने दिखाई है। इस अवधि में अधिकांश मूर्तियाँ जो हैं बौद्ध से ही संबंधित हैं। हिंदू और जैन संबंधित तो मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। इसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ जो हैं बुद्ध की, वो खड़ी बुद्ध की मूर्तिमाएँ हैं। यानी कि देखिए मथुरा शैली में बैठी हुई मुद्राएँ दिखाई गई हैं, ध्यान लगाई हुई मुद्राएं दिखाई गई हैं, लेकिन गांधार शैली में क्या दिखाई गई? खड़ी मुद्राएं। कई बार ना अंतर भी पूछ लेता है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ। बुद्ध को सामान्यतः आगे से एक पैर झुका हुआ दिखाई दिया गया है। उन्हें दोनों कंधों पर भारी कपड़े पहने हुए दिखाए गए हैं। दाएं हाथ को लटका हुआ दिखाया गया है और एक हाथ उनका ऊपर उठा हुआ है, जैसे कि आप इस चित्र को देख सकते हैं। रोमन टोगा परिधान में बुद्ध।
तो बिल्कुल इस चित्र को आपको व्याख्या कर देनी है। इस चित्र को देखिए और बिल्कुल इसके बारे में लिख दीजिए। इसके अलावा गांधार शैली की बात की जाए तो ये ज़्यादातर बुद्ध का ही वर्णन कर रही हैं, बुद्ध की पूर्णता को पूर्ण तरीके से दिखा रही हैं और इसमें महायान से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में बढ़ गया, एक महायान और एक हीनयान। तो हीनयान जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। कंधे के ऊपर शॉल जैसे वस्त्र भी हैं, धड़ नग्न है, बड़े बड़े बाल हैं, घुंघराले बाल हैं इसमें। ये सब बुद्ध की प्रतिमाओं में दिखाए गए हैं। तो जिसमें बुद्ध की प्रतिमाओं में घुंघराले बाल होंगे, पूरी पूरी आकृति होगी, खड़ी हुई आकृति होगी। बुद्ध को मानने वाले लोग जो है मूंछ रखेंगे, उन्हें चप्पल पहने हुए दिया जाएगा। तो ये ऐसी परंपरा कहाँ की होगी? गांधार शैली की विशेषता होगी। जैसे कि शाक्य मुनि ने इसका वर्णन भी किया गया है। बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य हैं या अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित लिखी है, उन ग्रंथों से ये एक शैली प्रभावित रही है। जैसे कि एक साल का पेड़ था, ये माना गया है इसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर माया देवी को दिखाया गया है जो कि उनकी माँ थी। गर्भ से बुद्ध का जन्म दिखाया गया है। बुद्ध को संबोधि यानी कि बुद्ध किस प्रकार से ध्यान में है ये दिखाया गया है। ये सब गांधार कला में लोकप्रिय हैं। प्राकृतिक अनुपात, माप और मुद्रा चित्रित किए जाने के अन्वेषित हैं, यानी कि मापन कला का भी यूज़ किया गया, गणित का भी प्रयोग किया गया, किसमें? गांधार शैली में। जैसे कि यहाँ पर एक और चित्र दिखाया गया, इस चित्र को भी आप डिस्क्राइब करेंगे। तो यूनानी कला, रोमन देवताओं और राजकुमारों की जो प्रतिमाएं ये गांधार कला में दिखाई जाती हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये लाल और काले रंग से दिखाई गई हैं। लाल रंग का यूज़ होठों के लिए किया गया है और काले रंग का यूज़ आँखों और बालों के लिए किया गया है। हाथी की मूर्तियाँ भी दिखाई गई हैं जो कि ये दिखाती हैं कि शासक वर्ग मजबूत है। तो मथुरा कला और गांधार कला के बारे में आप बता देंगे। आगे चैप्टर में अमरावती कला के बारे में बात की गई है। अमरावती कला भी पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? बौद्ध धर्म से निर्भर है। और इसे जिन राजाओं ने योगदान दिया था वो थे सप्तवाहन राजा। इसमें सफ़ेद संगमरमर का यूज़ होगा भाई। तो जब हम अमरावती की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में है आज के टाइम पे अमरावती। तो बौद्ध कला मात्र उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी, इससे पता चलता है साउथ इंडिया में भी साउथ इंडिया तक भी फैली हुई थी, जहाँ पे अमरावती में इसका वर्णन किया गया। और अमरावती कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप इस क्षेत्र में प्राप्त सभी स्तूपों में सबसे बड़ा और सबसे भव्य है। हालांकि आज के टाइम पे इस स्तूप के सिर्फ अवशेष मिले हैं, क्योंकि ये स्तूप जो था ये राजनीति का शिकार हो गया था। इसके संरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे। तो ये आंध्र प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में बहुत सारे स्तूप पाए गए हैं जो अमरावती के स्तूप हैं। यहाँ पर जग्यापेट, गोली, घनशाल, भट्टीप्रोलु और नागार्जुन कोंडा में बहुत सारे स्तूप पाए गए हैं। इसमें बौद्धों की बड़ी आबादी दिखाई गई है। इस भवन की परियोजना दिखाई गई है। इनका यूज़ किस लिए होता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इन संसाधनों को धरणीकोट के प्राचीन नगर ने प्रदान किया होगा जो कृष्णा नदी के किनारे था। यह नदी पर एक बंदरगाह भी है, जिससे पता चलता है कि बाहर से भी लोग आवाजाही करते थे, बड़े बड़े जहाज को भी आवाजाही करते थे, व्यापार होता था। मौर्य काल से आगे आंध्र प्रदेश के धार्मिक वातावरण में बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये माना जाता है यहाँ का समाज बहुत शिक्षित था, संगठित था। अमरावती में थैरवाद बहुत ज़्यादा फेमस था। मैंने बताया आपको, थैरी उन महिलाओं के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जिन्होंने बौद्ध धर्म में आके अपने आप को शिक्षित दीक्षित किया और फिर मोक्ष की प्राप्ति की। यहाँ पर बेलनाकार चबूतरा होगा, एक संपूर्ण स्तूप रेलिंग से घिरा होगा, यानी कि चारों तरफ से बाड़ाबंदी की गई होगी। इसके अलावा ऊंचे ऊंचे इसमें शिखर बने होंगे। चार दीवारी से इसलिए क्योंकि चारों तरफ से परिक्रमा की जाती होगी। काले ढीले पत्थरों से इसे तैयार किया होगा। बड़े बड़े इसमें गुंबदों का निर्माण किया गया होगा। अमरावती की जब हम मूर्तिकला पढ़ते हैं तो इसमें मानव, पशु और पुष्प हर चीज़ को दिखाया गया है। इसके साथ साथ मानव प्रतिमा जो है वो इकहरी है और थोड़ी सी इसमें लंबी प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा मकरों जैसे पशुओं का भी वर्णन किया गया है, वनस्पति का ही वर्णन किया गया है, यानी कि प्रकृति का ही वर्णन किया गया है। इसमें जन्म, चमत्कार और संबोधि, मार विजय, सुंदरी, नंद, तुषित लोक, इन सब का ही वर्णन किया गया है, यानी कि बुद्ध से संबंधित कथाओं का वर्णन किया गया है। तो अगर मथुरा कला आ जाए, गांधार कला आ जाए तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। आगे चैप्टर में बहुत थोड़ा सा पल्लवों के बारे में बताया जाएगा और चोल राजाओं के बारे में बताया जाएगा। तो इनमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो जब हम दक्षिण कला की बात करते हैं, साउथ इंडियाई कला की बात करते हैं, तो वहाँ पर पल्लव राजा, पांडे राजा और चोल राजा, जिन्हें हम संगम वंश के इतिहास के में पढ़ते हैं, इनका वहाँ की वास्तुकला में क्या योगदान था यहाँ पर बताया गया है। तो जब हम पल्लवों की बात करते हैं
तो पल्लवों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, वो बहुत सारी कलाओं को बढ़ावा दिया उन्होंने। उनकी कला में सबसे बड़ी बात यह है कि कांस्य धातु का प्रयोग किया गया है। देखिए, तांबे में टीन मिलाकर कांस्य का यूज़ किया जाता है। बड़े पैमाने पर इन लोगों ने शिल्पकारी को बढ़ावा दिया और मंदिरों के निर्माण में शोभा यात्राएं निकाली। जैसे कि आज जब किसी देवता की स्थापना होती है तो बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं स्त्रियां कलश ले लेकर निकालती हैं। तो निजी पूजा के लिए ये सब चीज़ें बनवाई गई। इन प्रतिमाओं को कैसे बनाया जाता था? पहले एक मोम का सांचा तैयार किया जाता था, यानी कि पहले मोम की मूर्तियां बनाई जाती थी सांचे में, फिर उसके ऊपर कांस्य का लेप लगाया जाता था। इस प्रकार से मूर्तियां अगर आपको मिलती हैं तो वो पल्लव कला की हैं या फिर चोल कला की हैं। इसके बाद उसमें ऊपर और नीचे 2 छेद बनाए जाते थे। तब छेद को गर्म किया जाता था और खोखले ढांचे को छोड़कर मोम पिघाल कर निकाल दिया जाता था। यानी कि पहले आकृति किसकी बनाई गई? मोम की। मोम के ऊपर क्या कर दिया गया? कांस्य का लेप लगा दिया गया। फिर उसमें एक छेद करा जाता था और फिर उसे गर्म किया जाता था ताकि उसके अंदर का मोम सारा निकल जाए और मूर्ति बन जाए। तो इस प्रकार की मूर्ति बनाई जाती थी। कहाँ पर? पल्लव में और चोल कला में, यानी कि पल्लव शासन वंश के दौरान और चोल शासन वंश के दौरान, जो कि साउथ इंडिया से रिलेटेड हैं। 7वीं से लेकर 13वीं सदी में पल्लव और चोल का जो शासन रहा, इसमें कांस्य मूर्तिकला सबसे आगे बढ़ी, यानी कांस्य धातु का प्रयोग किया गया। अमरावती से इन्होंने प्रेरणा ली थी। इस प्रकार से हम पल्लव मूर्ति कला के विकास को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण है जब राजा महेंद्र वर्मन थे, तब उन्होंने इसका विकास किया। दूसरे चरण में महाबलीपुरम और कांची के निर्माताओं ने इसका योगदान दिया। फिर नंदी वर्मन द्वितीय और फिर दंती वर्मन, ये इन चारों के शासनकाल में पल्लव और चोल मूर्तिकला अपने चरम पर आई। 9वीं शताब्दी में कांस्य कला के चोल प्रारूप का जो है उसको बताया जाता है, जिसमें चोल राजाओं ने किस प्रकार से कांस्य की मूर्तियों को बढ़ावा दिया। इनकी बात की जाए तो इन्होंने इन शरीर को छरहरा दिखाया है और गोल मूर्तियां दिखाई हैं। तो देखिए, वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप पढ़ भी तो बीए में रहे हैं। तो चोल कला में बड़ी संख्या में प्रस्तर की मूर्तियां हैं, भव्य मंदिरों को दिखाया गया, ऊंचे ऊंचे मंदिरों को दिखाया गया है, बड़े बड़े गर्भगृह को दिखाया गया है, ऊंचे ऊंचे शिखरों को दिखाया गया है। इसमें भी 4 भागों में बांटा गया है। एक आदित्य चौल है, एक महादेवी है, एक राजाराज प्रथम है और एक अंतिम चौल साम्राज्य है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी मूर्तियाँ हैं वो नृत्य के रूप में, यानी कि नाचते हुए दिखाई गई हैं। जैसे भगवान नटराज की मूर्ति है, माता पार्वती को कल्याण सुंदर मूर्ति दिखाई गई है। इसी प्रकार से अर्धनारीश्वर नटराज वृषभ भवन मूर्ति के साथ साथ सुखासन के रूप में शिव लोकप्रिय विषय था यहाँ पर। इससे पता चलता है कि पल्लवों और चोल के शासनकाल में किस प्रकार से साउथ इंडिया में भी भारतीय कला का प्रचार प्रसार हुआ है, वैष्णव और शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आगे चैप्टर में शब्दावली दी है। अगर आपको कुछ शब्दों में दिक्कत हुई हो तो आप उन शब्दों का अर्थ यहाँ से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए ताकि हम आने वाले चैप्टर की वीडियो भी अपलोड कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।